हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। एग्ज़ाम आपका नेट का एग्ज़ाम आने में बहुत कम टाइम रह गया। 10 days आर लेफ्ट एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेरी वेरी गुड टॉप नॉच रिविजन आपका शुरू हो गया होगा। आई एम होपिंग एंड आई एम वंडरिंग कि हुआ है कि नहीं। एंड ऑल्सो आई होप दैट PYQs आप लोग कर रहे हो। ये टाइम बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के PYQs आप कर रहे हो। आई एम अज्यूमिंग दिस। और हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं MCQs के साथ। जो मेरे बैच में स्टूडेंट्स हैं हम लोग कर रहे हैं। कल यूनिट 8, परसों यूनिट 9 और उसके बाद यूनिट 10 का टेस्ट है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द फुल सिलेबस टेस्ट। Now this session is dedicated to the revision of new criticism। एक जिस तरह का होना चाहिए लास्ट में, ऑथर कौन है, वर्क्स क्या है, वर्क्स की डेट्स क्या है और न्यू क्रिटिक्स की क्रोनोलॉजी क्या है। ये तीनों चीज़ें आज हम इस कॉम्पैक्ट से सेशन में क्विकली करेंगे। तो ये आप देख रहे हो, ये मेजर वर्क्स मैंने लिखे हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। मैंने लास्ट वीडियो एक बनाई थी जिसमें हमने सारी बुक्स जो इंग्लिश इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो है वो हमने देखी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी देख लेना, क्योंकि लास्ट में ना ये जो आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं या क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए आपने इस तरह से ही रिविजन करना है। ओके, लेट्स क्विकली लुक एट द मेजर वर्क्स फर्स्ट। ओके, द न्यू क्रिटिसिज्म, जिससे एक्चुअली न्यू क्रिटिसिज्म का नाम आता है, इट्स अ वर्क बाय जॉन क्रो रैंसम, JC रैंसम, 1941 का वर्क है। द वेल रॉट अर्न 1947 क्लेनेथ ब्रूक्स का, द इंटेंशनल फैलेसी 1946 एंड द अफेक्टिव फैलेसी 1949। रिमेंबर ये जो एसेज हैं दे वर पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन ऑफ एसेज विच वाज नोन एज द वर्बल आइकन। तो वो भी आपने याद रखना है, द वर्बल आइकन। दोनों विमसैट एंड बियर्ड्स लेके ये वर्क है। फिर है टेंशन इन पोइट्री। टेंशन का कॉन्सेप्ट पोइट्री में इसमें न्यू क्रिटिसिज्म में हमें एलन टेट ने दिया है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म and principles of literary criticism both are very important works by I.A. Richards। इनमें से पहले आएगा Principles of Literary Criticism 1924, उसके बाद Practical Criticism 1929 and 7 Types of Ambiguity, it is by William Empson, 1930 का वर्क है। अब क्रोनोलॉजी लास्ट में देखेंगे, सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, इनकी एक क्विक रिविजन करते हैं। स्टार्टिंग विद जॉन क्रो रैंसम। जॉन क्रो रैंसम का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 का वर्क। यहाँ से इस वर्क से कॉइन हुआ टर्म द न्यू क्रिटिसिज्म। In this work, he advocates for close reading and textual autonomy। न्यू क्रिटिक्स सबका मेन मुद्दा क्या है? क्लोज रीडिंग। टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग करनी है। हमें बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि वर्क टेक्स्ट किसने लिखा है, ऑथर। No, we are going to find out the meaning from the work, from the text itself. Therefore, we are going to look at the different elements of the text, different forms of the text. So, close reading पे advocation है। Textual autonomy, text is autonomous. It can stand on its own without, you don't need background, you don't need any other information. Criticized impressionistic criticism and biographical approaches also इन्होंने, ठीक है। ये फाउंडेशनल बुक है जिसके ऊपर ये पूरा मूवमेंट का नाम आता है। मूविंग ऑन, द वेल रॉट अर्न क्लेनेथ ब्रूक्स का वर्क है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया वो है द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। व्हाट इज इट? ही सेज मीनिंग कैन नॉट बी रीस्टेटेड आउटसाइड द टेक्स्ट, आउटसाइड द पोएम। मीनिंग कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पैराफ्रेज कर देते हैं। जैसे शेक्सपियर की बुक्स देखी हैं आपने, जैसे कॉलेज में यूजुअली बच्चे ले लेते हैं ना, एक साइड ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा होगा, दूसरी साइड उसको पैराफ्रेज किया होगा, सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफाई किया होगा, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख दिया होगा टू अंडरस्टैंड। उसको ये बुरा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप किसी वर्क को पैराफ्रेज करते हो तो वो एक नया वर्क बन जाता है, तो ओरिजिनल का इसेंस खो जाता है।
That is heresy of paraphrase. So meaning cannot be restated outside the poem. Other things that Kenneth Brooks talks about is unity and ambiguity. तो वो कहते हैं poems जो हैं they are organic wholes. बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लेनेथ ब्रूक्स ने बात की है पैराडॉक्स की. पोइट्री के अंदर पैराडॉक्स होता है, आयरनी होती है, टेंशन होता है एज फॉर्मल फीचर्स. सो वेल रॉट अर्न इज अ सेंट्रल न्यू क्रिटिकल टेक्स्ट which is used even in classrooms for it has been used for decades now. एक और वर्क क्लेनेथ ब्रूक्स ने लिखा था, आप लोग लिख लो, मॉडर्न पोइट्री एंड द ट्रेडिशन. मॉडर्न पोइट्री एंड द ट्रेडिशन 1939 का वर्क था. ठीक है, आगे चलेंगे. नेक्स्ट इज विमसैट एंड मोनरो बियर्ड्सले. इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट एसेज हैं ये, इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी. इंटेंशनल फैलेसी क्या होता है? जब एक बुक, एक टेक्स्ट, एक वर्क किसी ऑथर ने लिखा था तो किस इंटेंशन से लिखा था. अगर आप एज अ क्रिटिक ये सोच रहे हो कि पहले तो मैं क्रिटिसाइज करने से पहले, क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करने से पहले मैं ऑथर का इंटेंशन जान लूं, तो वो एक फैलेसी है, वो एक एरर है इन योर क्रिटिसिज्म. सो द ऑथर्स इंटेंट इज इररेलेवेंट टू टेक्सचुअल मीनिंग. या आप सिंपली रीडर हो और आप मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट आप सोचो कि अच्छा यार, ऑथर जो है वो इंडिया का है और इस टाइम फ्रेम में था, दलित राइटर है, तो उसका इंटेंशन ये होगा. इनके अकॉर्डिंग वो फैलेसी है. और दूसरा है अफेक्टिव फैलेसी. अफेक्ट, जब आपने वो टेक्स्ट पढ़ा, रीडर ने, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा था? जैसे एक मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मूवी देख के आप बहुत रोए, आपको इतनी अच्छी लगी क्योंकि हो सकता है कि यू वर रिलेटिंग टू इट समहाउ, तो आपने कहा यार बहुत अच्छी मूवी है, जाके देखो. क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस को टच हुआ. अगेन दैट इज अ फैलेसी. Reader's emotional response is not a valid measure of meaning. So these are very important essays. They are cornerstones of the movement's anti-subjective stance. Next is Alan Tate. Alan Tate का एक ये key work है which is tension in poetry. अब he emphasized tension as a unifying force. कि tension अच्छी है, tension बुरी नहीं है poetry में. Tension मतलब ये भी चीज़ है, वो भी है. द बैलेंस ऑफ लिटरल एंड मेटाफोरिकल मीनिंग. आप कभी कभी पढ़ते हो, आपको लगता है यार इसका तो डबल मीनिंग है, एम्बिग्विटी है थोड़ी सी, तो वो अच्छी है पोइट्री में. सो ही एम्फसाइज्ड दैट टेंशन एज अ यूनिफाइंग फोर्स. ही प्रमोटेड पोइट्री एज अ डिसिप्लिन्ड इंटेलेक्चुअल फॉर्म. ही वाज आल्सो अ पोएट बाय द वे, एंड हिज थ्योरी ड्रू फ्रॉम बोथ प्रैक्टिस एंड क्रिटिसिज्म. कौन सी पोइट्री लिखी है वो देख लेना है आपने. नेक्स्ट इज आई.ए. रिचर्ड्स. आई.ए. रिचर्ड्स हम कह सकते हैं, he was a precursor और a proto न्यू क्रिटिक, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोनों ही. प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929. एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने क्या कहा, अब न्यू क्रिटिक थे, इन्होंने एक पोइट्री के हैंडआउट्स निकाले और अपने स्टूडेंट्स को दे दिया. उसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी कि कौन ऑथर है, क्या है, और अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप एनालाइज करो इस टेक्स्ट को विदाउट ऑथर और विदाउट टाइटल ऑल्सो. आपने कभी नोटिस किया है, कभी आप एमए के एंट्रेंस में बैठे हो या इनफैक्ट बीए के एंट्रेंस में बहुत बार क्वेश्चन आता है ना, दैट एनालाइज द पोएम और क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोएम, एंड मेनी टाइम्स द ऑथर्स नेम इज नॉट गिवन, मेनी टाइम्स इवन द टाइटल ऑफ द वर्क इज नॉट गिवन. दैट इज क्लोज रीडिंग. दैट वाज अ प्रैक्टिस दैट वाज स्टार्टेड बाय आई.ए. रिचर्ड्स. So he ran classroom experiments where students analyzed texts without authors or titles. So he also introduced close reading and scientific objectivity in literary analysis. कि अगर आप ऐसे करोगे तो objectivity आती है. ठीक है. Next is क्लेनेथ ब्रूक्स. अच्छा, क्लेनेथ ब्रूक्स पे जाने से पहले दो और नाम लेने चाहूंगी जो मैंने लिखे नहीं है. एक है आर.पी. ब्लैकमूर. आर.पी. ब्लैकमूर का एक जो की वर्क है वो है लैंग्वेज एज जेस्चर. लैंग्वेज एज जेस्चर. इन्होंने स्ट्रेस किया था कि जो टेक्सचर होता है ना लैंग्वेज का और जो जेस्चरल नेचर है स्टाइल का, उसके ऊपर कि लुक एट द टेक्सचर ऑफ द लैंग्वेज, लुक एट द जेस्चरल नेचर
of the style. So he saw form and content as inseparable. फॉर्म और कंटेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और नाम जो मैंने कहा वो है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट का बहुत इन्फ्लुएंस है न्यू क्रिटिसिज्म पे, तो उनका भी नाम हम लोग ले लेते हैं कभी कभी। ऑल्दो ही वाज नॉट अ न्यू क्रिटिक पक्का पक्का वाला, ही वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस। तो जैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट या हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इनका जो कॉन्सेप्ट है, इमोशंस मस्ट बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑब्जेक्टिव सिंबल्स, ही वाज अ इन्फ्लुएंस, ठीक है। और लास्ट में आते हैं विलियम एम्सन। विलियम एम्सन का वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी 1930 का वर्क है, और इनका कोर आइडिया क्या था? ही वांटेड टू एक्सप्लोर एम्बिग्विटी इन पोएटिक लैंग्वेज। एम्बिग्विटी जैसे कभी कभी होता है कि यार इसका मतलब जो है वो क्लियर नहीं आ रहा, इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका ये भी मतलब हो सकता है, देयर इज एम्बिग्विटी, नॉट क्लियर। He identified 7 different types and he did not say ambiguity is bad. He said it is good. ठीक है, तो टाइप्स निकाले 7, जैसे इन्होंने कहा मेटाफर्स। एक मेटाफर नहीं, अगर एक ही जगह पे आप एक से ज़्यादा मेटाफर्स यूज कर दो तो वहाँ पे एम्बिग्विटी आ सकती है ना। पंस का यूज हो, या अचानक से लिखते लिखते राइटर ने जो सोचा था वो चेंज होके वो कुछ और लिखने लग जाए, राइटिंग प्रोसेस में उसको कुछ और ध्यान में आए, वो भी एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बिग्विटी ही फाउंड आउट। ही बिलीव्ड इन द रिचनेस ऑफ मीनिंग एंड ही बिलीव्ड दैट इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड मल्टीपल टेंशंस विद इन द टेक्स्ट। सो हिज एनालिसिस इज अगेन इंटेंसली क्लोज रीडिंग बेस्ड, focused on syntax, diction and logic within the poem. Okay, एक बार नजर मार लो। अब एक क्विक रिवीजन देखते हैं किसका? क्रोनोलॉजी का। ये ऊपर देख रहे हो, ये ऑथर्स की क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले इन सब में से अगर आपको क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आता है न्यू क्रिटिक्स का, सबसे पहले आएंगे जेसी रैनसम। ही वाज बोर्न इन 1888। उसके बाद आई ए रिचर्ड्स, उसके बाद एलन टेट 1899। तो 3 हैं जो 1800s में बॉर्न हुए हैं, मतलब लास्ट 19th सेंचुरी के एंड में। फिर आते हैं क्लेनेथ ब्रूक्स 1906, और 1906 में ही आए हैं विलियम एम्सन, तो दोनों का सेम है। फिर आते हैं विमसैट 1907 और बियर्डस्ले 1915। जेसी रैनसम, आई ए रिचर्ड्स, एलन टेट, क्लेनेथ ब्रूक्स, विलियम एम्सन, विमसैट, बियर्डस्ले। आरपी ब्लैकमूर रह गए ना, इसमें लिस्ट में डालने। आरपी ब्लैकमूर आएंगे 1904 में, ही वाज बॉर्न, which makes him the first in the 20th century. So before Kenneth Brooks, यहाँ पे आप आरपी ब्लैकमूर को ऐड करो। ओके, अब क्विक रिविजन 1924 आई ए रिचर्ड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये क्रोनोलॉजी बता रही हूँ आपको वर्क्स की। 1924 आई ए रिचर्ड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। 1929 आई ए रिचर्ड्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। 1939 क्लेनेथ ब्रूक्स का मॉडर्न पोइट्री एंड द ट्रेडिशन, मैंने आपको जो लिखने को कहा। 1941 में जॉन क्रो रैनसम का द न्यू क्रिटिसिज्म। 1941 1946 विमसैट एंड बियर्डस्ले, द इंटेंशनल फैलेसी। 47 क्लेनेथ ब्रूक्स, द वेल रॉट अर्न, एंड 49 में विमसैट एंड बियर्डस्ले का द अफेक्टिव फैलेसी। I forgot 7 types of ambiguity. Please put that in the list. Okay.
तो ये है आपका एक कॉम्पैक्ट सा रिविजन न्यू क्रिटिसिज्म का. Which of the following books is most associated with the concept of the heresy of paraphrase? Give me your answers in the comment section. Which book is associated with the concept of the heresy of paraphrase? Okay. Thank you. If you want to join the MCQ session, last के पूरे syllabus पे अगर आप join करना चाहते हो, get in touch with me. Details are in the description box. तो आप मुझे वहाँ से contact कर सकते हो. Thank you. See you in the next one.